सेक्सुअल हरासमेंट, मर्डर, टॉर्चर, सुसाइड, रेप, डिज्नी। ये तो ऑड मैन आउट का क्वेश्चन लग रहा है, नहीं? अगर ये असल में होता तो आप इसमें से किसको ऑड मैन आउट मार्क करते? ऑफ कोर्स ईशा, डिज्नी को। नहीं, यू आर रॉन्ग। इनफैक्ट आज आप जो देखोगे और जानोगे उससे आपको मालूम पड़ेगा कि डिज्नी का इन सब ऊपर जो मैंने मेंशन किए थे उन वर्ड्स से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। सिंड्रेला से लेकर रपंजल तक कुछ ऐसी डिज्नी मूवीज है जिनका ओरिजिन इतना भयानक है कि आप उनको सेम नजर से वापस नहीं देख पाओगे। सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ 6 डिज्नी मूवीज जिनका फोरग्राउंड काफी मैजिकल, कलरफुल एंड साफ सुथरा है, तो इनका बैकग्राउंड काफी क्रीपी, डार्क ट्विस्ट और टर्न से भरा हुआ है। द लिटिल मरमेड। एरियल अपनी मरमेड लाइफ को छोड़कर एक ह्यूमन की तरह जीना चाहती थी। 1989 की मूवी द लिटिल मरमेड इसी मरमेड प्रिंसेस की स्टोरी को डिपिक्ट करती है। एरियल हमेशा सी सरफेस पर आने जाने वाली शिप्स को देखती थी और एडमायर करती थी। एक दिन वो शिप पे एरिक को देखती है और उन्हें इंस्टेंटली पसंद करना शुरू कर देती है। एरिक एक्चुअली स्टॉर्म की वजह से सी में गिर जाते हैं, बट एरियल सेव्स हिम। एरियल अर्शला नाम की एक सी विच के पास जाकर पैरों की डिमांड करती है अपने टेल के बदले में, but on one nasty condition. Ursula actually also asks her to give her voice. Ursula ने डिमांड की कि एरियल within 3 days अपने प्यार की confession एरिक को कराए. And this was very hard for Ariel to do, especially since she didn't have a voice. अगर एरियल ने within 3 days अपना लव का कन्फेशन एरिक को ना किया, वो हमेशा के लिए वापस मरमेड बन जाएगी and she will also have to work under Ursula for the rest of her life. इस फिल्म की एंडिंग काफी हैप्पी है, जहां एरिक और एरियल अर्शला को हराकर अपनी हैप्पीली एवर आफ्टर फाइंड करते हैं। इस मूवी को एक्चुअली डिराइव किया गया था हैंस एंडरसन की ओरिजिनल मूवी से, बट द लिटिल मरमेड इससे काफी डिफरेंट है क्योंकि हैंस एंडरसन की मूवी वाज वेरी डार्क एंड आई टेल यू व्हाई। अर्शला एरियल से अपनी आवाज नहीं बल्कि उसे अपनी टंग काट कर देने के लिए कहती है, और एरियल जब भी अपने नए पैरों पर चल रही है तभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई शार्प नाइफ ब्लेड्स पर चल रहे हो। अर्शला ये भी वार्न करती है कि एक बार ह्यूमन फॉर्म लेने पर एरियल वापस मरमेड कभी नहीं बन पाएगी। इनफैक्ट शी विल टर्न इनटू सी फोम, स्पेशली अगर वो एरिक को अपने प्यार का कन्फेशन ना दे पाए और उसका दिल नहीं जीत पाए। एरिक एरियल से प्यार तो करता है बट नॉट एज अ लवर, एज एन अनफॉर्चुनेट लिटिल गर्ल हु लॉस्ट हर वॉइस। एंड में एरिक किसी और से शादी कर लेता है, टर्निंग एरियल इनटू सी फोम। इवेंचुअली शी डाइज ड्यू टू अर्शला's curse. एलिस इन वंडरलैंड। 1951 में रिलीज हुई इस फिल्म की शुरुआत होती है एलिस के साथ, जो अपनी बहन की हिस्ट्री क्लासेस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती और दिन में सपने देखना शुरू कर देती है। इस एक लाइन ने हम सबके स्कूल हिस्ट्री क्लास एक्सपीरियंस को समराइज कर दिया। बट मूविंग फॉरवर्ड, एलिस को एक वेस्ट कोट पहना हुआ रैबिट दिखता है जिसके पीछे वो भागना शुरू करती है एंड एंड्स अप इन अ रैबिट होल, और वहां से शुरू होता है उसकी वंडरलैंड का एडवेंचर। तो इस मूवी को डिराइव किया गया है लुइस कैरल की एक नॉवेल जिसका नाम था एलिस इन वंडरलैंड, जो एक एलिस नाम की लड़की के लिए लिखी गई थी। सिंस ये फिल्म नॉवेल से ही ली गई है, इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जिनको आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप सोचोगे कि ये फिल्म आप बच्चों को क्यों दिखा रहे हो। जब एलिस वंडरलैंड में पहुंचती है, वो बार बार अपने आप को श्रिंक या फिर एक्सपैंड करती रहती है बाय ड्रिंकिंग सम मैजिकल पोशंस और बाय ईटिंग सम श्रिंकिंग मैजिकल पेस्ट्रीज एंड मशरूम्स। क्या ये ड्रिंक्स एंड पोशंस ड्रग इंड्यूस थे और ये बॉडी साइजेस बदलना हेलुसिनेशंस? ये कई सारी थ्योरीज में से एक है। कई लोग इसे ड्रीम सिंबलिज्म कहते हैं क्योंकि ये पूरी कहानी एलिस के सपनों का पार्ट है। इसके अलावा ओरिजिनल नॉवेल में एक कैटरपिलर का भी मेंशन है जो बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें करता है और एक हुक्का पॉट जैसे दिखने वाले चीज से स्मोक भी निकालता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये बुक बच्चों के लिए लिखी गई थी, इसलिए ये बहुत नॉनसेंसिकल है और इसका कुछ डीप मीनिंग नहीं है। एक बार हम इस बुक और मूवी के कैरेक्टरिस्टिक्स को नजरअंदाज करते हैं चलो, पर फिर भी इस बुक की ऑथर लुइस कैरल का क्या? He was known to befriend little girls and photograph them without clothes. एलिस खुद लुइस की कली की बेटी थी। इनफैक्ट एलिस की बहन लिडिल को भी फोटोग्राफ किया गया था in the exact way that we spoke about before. Carol was then cut off from the family for this very reason. क्या कैरल पीडोफिलिक थे? पता नहीं, बट क्या एलिस इन वंडरलैंड अब क्रीपी लग रही है? जी हाँ। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। 1937 में बनी स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स डिज्नी की फर्स्ट फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म है। स्नो वाइट की स्टेप मदर इविल क्वीन के पास हमेशा एक मैजिकल मिरर होता है जिसमें वो देख के हमेशा पूछती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। इसके जवाब में हर टाइम मैजिक मिरर इविल क्वीन का ही नाम लेती है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन टाइम द मैजिक मिरर बाय मिस्टेक सेड स्नो वाइट। दिस मेड द इविल क्वीन वेरी वेरी जेलस।
अब आउट ऑफ जेलसी इविल क्वीन स्नो वाइट को मारने के लिए अपने हंटमैन को भेज देती है। द हंटमैन टर्न्ड आउट टू बी मोर ऑफ अ ह्यूमन देन द इविल क्वीन एंड लेट्स द लिटिल गर्ल एस्केप। फिर स्नो वाइट 7 ड्वार्फ फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर देती है। जब इविल क्वीन को मालूम पड़ता है कि स्नो वाइट अभी जिंदा है, वो उसे फिर से मारने की कोशिश करती है विद अ पॉइजन्ड एप्पल। स्नो वाइट वो एप्पल खाकर एक गहरी नींद में चली जाती है। तो the dwarves, to save their beautiful Snow White, they put her in a glass coffin and keep her safely over there. Later on, Snow White is saved by a prince who ends up marrying her, and the evil queen is struck by lightning, or let's just say hit by karma. लेकिन 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ने लिखा हुआ एक वर्जन था जो ओरिजिनल डिज्नी के वर्जन से काफी डार्क है। स्टोरी की शुरुआत तो बिल्कुल सेम है, बट जब इविल क्वीन स्नो वाइट को मारने के लिए हंसमैन को भेजती है तब स्नो वाइट सिर्फ 7 साल की होती है। इनफैक्ट वो हंसमैन को ये भी कहती है कि उन्हें स्नो वाइट का हार्ट अपने डिनर टेबल पर चाहिए, बट स्नो वाइट एस्केप्स। इसके बाद इविल क्वीन स्नो वाइट को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मारने की कोशिश करती है। लास्ट बार वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाती है, बट शी सेव्ड बाय अ प्रिंस जो कॉटेज में एंटर कर स्नो वाइट के कॉफिन को अपने साथ ले जाना चाहता है। स्नो वाइट को ले जाते समय उनका कॉफिन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके गले में फंसा हुआ एप्पल डिसलॉज हो जाता है और इन टर्न उनके पॉइजन का इफेक्ट चला जाता है। तो इन शॉर्ट स्नो वाइट वेक्स अप। ओके, नाउ कम्स अ रियली वेंचफुल पार्ट। स्नो वाइट की स्टेप मदर को स्नो वाइट की शादी में इनवाइट किया जाता है। इनफैक्ट उन्हें डांस भी कराया जाता है, पर ये आयरन के शूज पहनकर जो काफी हीटेड अप है, until she dances with them and drops dead. आई एम श्योर कि स्नो वाइट जैसी इतनी क्यूट सी टेल का इतना इनह्यूमन और वेंचफुल एंडिंग देखकर आपको भी काफी अनसेटलिंग लग रहा है जैसे मुझे। सिंड्रेला अपनी इविल स्टेप मदर और अपनी इविल स्टेप सिस्टर्स के जुल्म से बचकर सिंड्रेला अपनी मैजिकल अटायर पहनकर पैलेस आ पहुंचती है, जहां वो प्रिंस से मिलती है। डांस करते वक्त उनका ध्यान जाता है क्लॉक की टिक टिक पर, दैट इज ऑलमोस्ट 12 o'clock। 12 o'clock होने पर सिंड्रेला का ब्यूटीफुल अटायर टर्न्स इनटू हर नॉर्मल क्लोथ्स अगेन एंड हर ब्यूटीफुल कैरेज टर्न्स इनटू वेल नथिंग। तो सिंड्रेला वहां से जल्दी जल्दी निकलती है बिफोर द मैजिक वेयर्स ऑफ एंड द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। भागते भागते उनके पैरों से एक ग्लास स्लिपर निकलकर गिर जाता है। अगले ही दिन प्रिंस वो ग्लास शू लेकर उनकी सर्च में निकल जाता है बिकॉज ही वांट्स टू फाइंड हू द ट्रू सिंड्रेला वाज। एट द एंड, आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, द प्रिंस एंड सिंड्रेला लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। इस डिज्नी मूवी का ओरिजिन काफी पुराना है, इसके काफी सारे डिफरेंट वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रिम ब्रदर्स वर्जन इज एक्चुअली वे डार्कर देन द पेरॉल्ट इंस्पायर्ड डिज्नी वर्जन। ग्रिम ब्रदर्स के वर्जन में कोई फेरी गॉड मदर को मेंशन नहीं किया गया। Her wishes were granted by a tree growing over Cinderella's mother's grave. इतना ही नहीं, डिज्नी वर्जन में सिर्फ सिंड्रेला की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स को इविल दिखाया गया है, पर ग्रिम वर्जन में उनके फादर भी स्टेप वाइफ के साथ मिलकर सिंड्रेला को टॉर्चर करते हैं। जब प्रिंस अपनी फ्यूचर वाइफ को ढूंढने के लिए सिंड्रेला का शू लेकर घर घर में घूम रहा है, वो फाइनली सिंड्रेला के घर पे पहुंचता है, जहां उनकी स्टेप सिस्टर्स वो शू को अपने पैरों में फिट करने की कोशिश करती है। एंड व्हेन आई से कोशिश, दिस इज सम रियल ब्लडी कोशिश। अपने पैरों को फिट करने के लिए उनकी एक बहन अपने बड़े टो को काट देती है और दूसरी बहन अपने हील को चॉप ऑफ कर देती है, which is pretty scary. But the prince notices the blood coming off the shoe and he notices that something is wrong. At least at the end, Cinderella को ढूंढने में प्रिंस कामयाब हो जाते हैं। Cinderella eventually ends up inviting her stepsisters to be her bridesmaids at her wedding day. They finally agree to go to be her bridesmaids, but their eyes are eventually picked out by dogs. What a blood full of a children's tale. टैंगल। डिज्नी मूवी टैंगल का प्लॉट तो हम सबको मालूम है। रपुंज़ल एक रॉयल कपल की बेटी है हु इज वेरी वेल नोन फॉर हर लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर। गौतम नाम की एक विच उसे बचपन से ही एक टावर में लॉक कर कैदी बना देती है। टावर में पली बड़ी रपुंज़ल को बाहरी दुनिया का कोई आइडिया नहीं होता। उन्हें लगता है कि गौथल ही उनकी मदर है। रपुंज़ल अपनी माँ की हेल्प करती थी अपने बालों को नीचे गिराकर फ्रॉम द टावर टू हेल्प हर क्लाइंब अप एंड गेट अपस्टेयर्स। एक दिन रपुंज़ल को एक चोर मिलता है और रपुंज़ल उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है टू हेल्प हिम एस्केप। इस स्टोरी को ग्रिम ब्रदर्स की लिखी ओरिजिनल बुक रपुंज़ल से इंस्पायर किया गया है। ओरिजिनल बुक में रपुंज़ल एक वेल्दी रिच कपल की नहीं बल्कि एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कपल की ही बेटी होती है। तो द कपल रिसाइड्स नेक्स्ट टू द विचेस हाउस, जहाँ एक खूबसूरत सा गार्डन भी होता है। जब रपुंज़ल की माँ प्रेग्नेंट होती है तभी उन्हें रपुंज़ल नाम के एक प्लांट को खाने का मन करता है जो विच के गार्डन में उगता है। द टू बी फादर स्टील्स द प्लांट फ्रॉम द विचेस गार्डन अगेन एंड अगेन ओनली टू बी फाइनली कॉट बाय द विच। तो विच उनके साथ एक डील करती है, वो जितने चाहे उतने हर्ब्स ले जा सकते हैं और जब बेबी बॉर्न होगा तब उसे विच को उन्हें देना पड़ेगा।
रपंजल की माँ इस प्लांट को इतना क्रेव करना शुरू कर देती है कि वो ना कंज्यूम करने पर वो बीमार पड़ जाती थी, रिजल्टिंग इन हैविंग टू गिव द बेबी टू द इविल विच। दूसरा की डिफरेंस है जब रपंजल टावर में एक आदमी को देखती है। डिज्नी वर्जन में वो आदमी एक चोर होता है, whereas in the original version the man who finds her is actually a prince। लेकिन जब वो प्रिंस रपंजल को डिस्कवर कर देता है तब वो उसे एवरी नाइट मिलना शुरू कर देता है। इस सब के बारे में जब विच को पता चलता है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और रपंजल के बाल काटकर उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ देती है और प्रिंस से बदला लेने के लिए वो खुद वो बाल लगाकर उस प्रिंस को ट्रैप कर देती है। उसके बाद विच को देखकर वो नीचे वापस कूद जाते हैं। कूद जाने के वक्त कुछ कांटे उनकी आईज में घुस जाते हैं, रिजल्टिंग इन हिज ब्लाइंडनेस। इट्स ऑब्वियस कि टैंगल बनाते वक्त ये सब पॉइंट्स क्यों एडिट किए गए। बच्चों की मूवी में चाइल्ड ट्रेडिंग और प्रिंस का सिर्फ रात को रपंजल से मिलना दिखाना सही नहीं होगा। स्लीपिंग ब्यूटी। एक इविल फेरी को रॉयल फैमिली से बेबी शावर का इनविटेशन नहीं मिलता, जिससे गुस्सा होके वो प्रिंसेस बेबी अरोरा को कर्स करती है कि ऑन हर 16th बर्थडे शी विल बी प्रिक्ड बाय अ स्पिंडल, जिससे उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन एक दूसरी फेरी उस कर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर देती है, जिससे अरोरा की मौत नहीं होगी पर वो एक डीप स्लम्बर में चली जाएगी, व्हिच कैन ओनली बी ब्रोकन बाय द ट्रू लव्स किस। जब अरोरा 16 इयर्स ओल्ड होती है तब एक इविल फेरी उसे स्पिंडल की तरफ जाने के लिए परसुएड करती है, even though the father of Aurora has tried all the possible ways to avoid Aurora's death from happening by burning all the spindles in the kingdom. Aurora pricks herself with a spindle and falls into a deep slumber. फिर एंट्री होती है एक प्रिंस की and he ends up saving Aurora's life. Not because he's a medical expert, but because he's her true love and he ends up giving her a true love's kiss. ये है डिज्नी मूवी स्लीपिंग ब्यूटी का प्लॉट, बट इसे जिस स्टोरी से डिराइव किया गया है वो काफी डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग है। जहाँ डिज्नी मूवी में एक प्रिंस की एंट्री होती है, वही एक इटालियन पोएट की पोएम सन मून एंड टालिया में टालिया की डिस्कवरी होती है बाय अ किंग। टालिया को अपनी नींद से उठाने की कोशिश कर वो किंग थक जाता है एंड देन टालिया's beauty enchants the king, and because of that I won't say he starts making love to her, but he literally rapes her while she's asleep. वो वहाँ से निकल जाता है और अपने किंगडम को संभालना कंटिन्यू करता है along with his queen, unaware of the fact that Talia became pregnant and gave birth to twins while she was asleep. कुछ फेरीज उन ट्विंस की देखभाल करती है until one baby finally sucks one of the splinters out of Talia's thumb and wakes her up from her long sleep. किंग अमडे किंगडम से फिर से जंगल आकर चौंक जाता है टालिया और अपने 2 बेबीज को देखकर। He informs Talia that the babies were actually born because of him, and our heroine, instead of beating the hell out of him, ends up falling in love. जब किंग वापस अपनी किंगडम में लौटता है और क्वीन को ये सब मालूम पड़ता है अपनी सेक्रेटरी से, तब क्वीन एक प्लान बनाती है वो दोनों बेबीज को कुक कर किंग को ही खिलाने की। She literally keeps telling him, "You are eating what is your own." But the plan eventually fails क्योंकि कुक वो क्वीन की तरह साइकोटिक नहीं होता और बच्चों को बचा लेता है। क्वीन टालिया को बुलाकर उसे भी मारने की कोशिश करती है, but king intervenes and ends up killing the queen and her secretary and ends up living happily ever after with Talia and the twins named Sun and Moon. वैसे देखा जाए तो स्लीपिंग ब्यूटी की ओरिजिनल स्टोरी क्राइम पेट्रोल की कोई रॉयल वर्जन से कम नहीं लग रही है, नहीं? तो ये थी कुछ डिज्नी मूवीज की बैक स्टोरीज जो काफी अनसेटलिंग है और बच्चों की बुक्स और मूवीज के लिए तो काफी अनफिट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन सी वाली स्टोरी आपको सबसे ज्यादा वियर्ड और अनसेटलिंग लगी। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज वी कीप पोस्टिंग सच इंटरेस्टिंग कंटेंट टू हेल्प मेक योर ब्रेन बिगर। एंड अंटिल देन, दिस इज ईशा साइनिंग ऑफ फ्रॉम बिग ब्रेन को।